हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, जैसे कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी, छोटी मगर बड़े काम की बातें। ठीक है दोस्तों, इसी का मैं एक अगला क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम आज स्टॉकहोम सम्मेलन और UNEP पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम एक सम्मेलन का लिस्ट चला रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मानसर सम्मेलन जो ईरान में हुआ था। अगला क्लास आज स्टॉकहोम सम्मेलन की है। ठीक है, ये सम्मेलन 1972 में हुआ है और इसमें UNEP का क्या रोल है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चाएं प्रारंभ हुई। ठीक है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? 1945 में। तो उसी समय से धीरे धीरे चर्चा शुरू हो जाती है कि पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर। ठीक है, और इसी का परिणाम होता है कि 1972 में 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घरेलू नियम बनाएगा। इसमें ये बात को कहा गया क्या कि प्रत्येक देश अपने स्तर से ही कि जलवायु परिवर्तन से किस तरीके से निपटना है उस पर नियम बनाएगा। ठीक है, यह सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ। इसी कारण से 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लेकिन पहला पर्यावरण दिवस 1972 में नहीं मनाया गया, वो बनाया गया 1974 में। ठीक है दोस्तों, आगे इसकी क्या प्रावधान थे? यह पर्यावरण संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन माना जाता है। ठीक है, और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। एक ही धरती के इस सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्रदान की गई। अब यहाँ पर एक ही धरती से क्या तात्पर्य है? एक ही धरती से है कि यानी कि पूरे विश्व को एक धरती माना गया है और एक ही धरती मानकर इसको जलवायु परिवर्तन के तरीकों रोकने के लिए इसको प्रेरित किया गया है कि सभी लोग इसमें एक साथ सहयोग करें, तभी इस पर जीत हासिल की जा सकती है। पर्यावरणीय क्षरण, मौसमी परिवर्तन और आपदाओं पर नियंत्रण हेतु पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में यह प्रथम वैश्विक प्रयास था। यानी कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण क्षरण यानी कि पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, मौसम परिवर्तन जो मौसम परिवर्तित हो रहा है, और आपदाओं पर नियंत्रण के लिए ये विश्व स्तर पर यानी कि सारा विश्व उस पर एक साथ काम कर रहा हो, तो ये पहला एक सम्मेलन था। ठीक है दोस्तों, मानवीय पर्यावरण के संरक्षण का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना। इसमें क्या क्या काम किए गए, तो उसके शॉर्ट में एक चर्चा करते हैं। मानवीय पर्यावरण के संरक्षण पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना, यानी कि जो मानव द्वारा पर्यावरण को संरक्षण कैसे किया जाए, ठीक है ना, या मानव के लिए जो पर्यावरण है उसका संरक्षण कैसे किया जाए, इस पर एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। मानवीय पर्यावरण के संरक्षण, ठीक है ना, की दिशा में कार्य करने की योजना तैयार किए जाने पर बल दिया गया। यानी कि आप एक योजना बनाइए, प्रत्येक देश से कहा गया कि आप एक योजना बनाइए कि आप इस पर किस तरीके से कार्य करेंगे, कैसे कैसे कार्य करेंगे और कैसे कैसे इस चीज़ को रोकेंगे कि पर्यावरण क्षरण ना हो। ठीक है, संस्थागत प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं को अपनाए जाने पर बल। जो इस पे हर तरीके के कार्य किया गया, संस्थाएं बनाई गई, प्रशासन की ओर से कार्य किया गया और जहाँ कहीं वित्त की जरूरत पड़ी वहाँ उस पर भी बल दिया गया। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस बनाने की घोषणा का प्रस्ताव किया गया कि आप 1974 से भले ही शुरू किया गया, लेकिन इस बात की घोषणा तभी हो गई थी कि हम हर वर्ष पर्यावरण दिवस बनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि किस देश ने क्या कदम उठाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही, मतलब आप राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे देश के ऊपर एक कमेटी बनाइए, कुछ भी बनाइए, या जो कैबिनेट में होते हैं वो एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें और इस पर दिशा निर्देश जारी करें कि किसको किस तरीके से रोल करना चाहिए, पब्लिक को किस तरीके से रहना चाहिए, कितनी दूरी पर कितना प्लांट लगाने चाहिए, एक तरीके के प्लांट नहीं लगाने चाहिए। इस तरीके के जो भी दिशा निर्देश हो सकते हैं पर उस देश की जलवायु और वातावरण और मौसम को लेकर, उस तरीके के अपने अपने स्तर पर आप दिशा निर्देश जारी करिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में समय समय पर पुनः दूसरे सम्मेलन बुलाए जाने के प्रस्ताव, यानी कि आप साल भर तक
आप एक ही पर्यावरण सम्मेलन को लेकर नहीं बैठ सकते। अगर आपको ज़रूरत है किसी काम को, किसी की दिशा निर्देश की या किसी भी तरीके की किसी दूसरे देश से सलाह लेने की या दूसरे देश को सलाह देने की, तो आप समय समय पर दूसरे सम्मेलन भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। अब हम इस पर चर्चा करेंगे UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, 1972 यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन में ही 1972 में प्रथम पर्यावरण सम्मेलन में किया गया। ठीक है, यह इस सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता थी, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता मानी गई है कि UNEP का गठन किया गया। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में, अफ्रीकन कंट्री है केन्या, केन्या की में नैरोबी सिटी है या इसकी कैपिटल है नैरोबी, उसमें इसका गठन किया, इसका मुख्यालय है। UN की यह एजेंसी पर्यावरणीय निरीक्षण UN के अधीन कार्य करती है और ये पर्यावरण का निरीक्षण और परीक्षण, ठीक है ना दोनों दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं, निरीक्षण और परीक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों के द्वारा समन्वय के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि ये एक एजेंसी बनाई गई जो पर्यावरण का निरीक्षण करेगी और उसका परीक्षण करके उसके तरीकों को समन्वय करेगी और उस देश को लिए उत्तरदायी बताएगी और UN को इसकी जानकारी देगी। ठीक है ना, UN को जानकारी देने के लिए ये उत्तरदायी है। चलिए दोस्तों, विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रम और संगठनों प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा का निर्माण हेतु इसका गठन किया गया। यानी कि ये पर्यावरण कार्यक्रम और संगठन और उसका प्रबंधन, ठीक है, जो पर्यावरण कार्यक्रम होंगे उनका संगठन में कौन कौन होगा, उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, किस देश में होगा, उस देश के स्थिति है उसको ऑर्गेनाइज कराने की कि नहीं है, या वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, या किसी भी तरीके की कोई भी अगर मतलब कुल मिला के कहा जाए तो सारे पर्यावरण कार्यक्रम जो भी किए जाएंगे वो इसकी जिम्मेदारी होगी UNEP की। ठीक है, UNEP एक ऐच्छिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय फंड भी है, यानी कि ये फंड भी पर्यावरण के लिए फंड भी प्रोवाइड करती है। यह विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। बात एक ही है कि इसमें क्या है कि पर्यावरण के ऊपर है और पर्यावरण परियोजनाएं जो चलेंगी, ठीक है ना, वो उसके लिए भी फंड जारी करेगी। इसीलिए इसे ग्लोबल 500 पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और ग्लोबल 500 का गठन 1987 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब UNEP के अन्य कार्य भी हैं। वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर, मतलब विश्व के स्तर पर, किसी राष्ट्र के स्तर पर, किसी राष्ट्र के अंदर किसी क्षेत्र के स्तर पर समय समय पर पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, पर्यावरण की क्या परिस्थिति है, उसके रुझानों का आकलन करते रहना, उसके रुझान यानी कि क्या निर्णय निकल रहा है, हम जो फंड दे रहे हैं या जो भी हम कार्यक्रम या जो भी कार्यक्रम योजनाएं चला रहे हैं उसका क्या निर्णय निकल रहा है, उस देश में लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, विश्व स्तर पर लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, उस क्षेत्र में क्या नतीजा है, उसका रुझान का आकलन करना है UNEP का कार्य। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के उपायों को विकसित करने के साथ साथ उसे सफलतापूर्वक उपयोग करना तथा समय समय पर उसे अपडेट करते रहना। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी दो देशों के या पूरे विश्व के स्तर पर या किसी देश के अंदर पर्यावरण संरक्षण के उपायों को विकसित करना कि जैसे कल हमने उस दिन आर्द्रभूमि की बात की थी, आर्द्रभूमि का क्षरण हो रहा है तो क्यों हो रहा है किसी देश के अंदर, उसका किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है, इस तरीके के वहाँ के किस तरीके के उपाय हैं। ठीक है, उन उपायों में से कौन सा उपाय वहाँ पर फिट बैठेगा, कौन सा उपाय वहाँ पर सही नहीं बैठ सकता, उन चीज़ों के ऊपर उसका कार्य करना और उसे सफलतापूर्वक उपयोग करना, यानी कि कौन सा फिट बैठेगा तो सफलतापूर्वक उपयोग करना तथा समय समय पर उसे अपडेट करते रहना। यानी कि ऐसा नहीं है कि 20 साल हो गए एक ही कार्यक्रम चल रहा है, एक ही तरीके से पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है। अगर समय समय पर टेक्नोलॉजी के द्वारा और मौसम के परिवर्तन के अनुसार उसको किस तरीके से उसको संरक्षित किया जा सकता है, उस तरीके से उसे अपडेट करते रहना। ठीक है ना, पर्यावरण और विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए संस्थानों को आर्थिक और प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाना। यानी पर्यावरण को विवेकपूर्ण प्रबंधन, यानी कि विवेकपूर्ण से मतलब है कि प्रबंधन की जो ठीक ढंग से किया जाए, प्रबंधन मैनेजमेंट। ठीक है, संस्थानों को आर्थिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के रूप में मजबूत करना। ठीक है ना, मतलब कि उन्हें आर्थिक सहायता देना और अगर कोई टेक्नोलॉजी की जहाँ पे आवश्यकता है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना, भले ही दूसरे देश से लाकर आपको देनी पड़े। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर हमने एक धरती मानकर उसका संरक्षण कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सतत विकास के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना। सतत विकास के लिए ज्ञान मतलब सतत विकास किस तरीके से किया जा सकता है दोस्तों, पर्यावरण में इसका एक पूरा टॉपिक है जिस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे सतत विकास के ऊपर। तो सतत विकास के लिए ज्ञान मतलब नॉलेज और टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना और निजी क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय संरक्षण के विचारों को प्रोत्साहित देना। यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार ही खाली कार्य कर रही है पर्यावरण संरक्षण पर, इनको जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, जो भी कारखाने हैं, उनको भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना कि आप पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण की रक्षा करें, ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन और UNEP। दोस्तों इसी 1972 में ही एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आया था, इस पर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप भी कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, आपको क्लास दूँ, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।